आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं। हम्म, बोलो बोलो बोलो। हाँ, पढ़ा है। बिल्कुल सही कह रहा है। डिफ्यूजन हल्का सा बताया था। डिफ्यूजन क्या होता है? क्या होता है? स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस बाय collision and random motion of their particles. गैस के जो पार्टिकल्स है, गैस के जो मोलिकल है, गैस के जो पार्टिकल्स, उनके रैंडम मोशन और कॉलिजन, रैंडमली मूव करते रहते हैं गैस के मोलिकल और वो कोलाइड करते हैं। इसी की वजह से अगर एक कंटेनर में 2 गैस 3 गैस डालते हैं तो क्या हो जाते हैं? अपने आप स्वतः, स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः अपने आप वो इंटरमिक्स कर जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। और एक और वर्ड है एफ्यूजन। ये क्या होता है सर? एस्केपिंग और लीकिंग of a gas through a hole or an orifice from a container. बातों को समझना है। जैसे ये एक कंटेनर है, कंटेनर में कहीं एक छोटा सा, बहुत छोटा छेद बना हुआ है, होल बना हुआ है। और इसमें कंडीशन ये है कि छेद बहुत छोटा होना चाहिए। उस छेद के थ्रू, होल के थ्रू गैस जो लीक करता है, मान लो इसमें गैस है, गैस लीक करेगा, इस फेनोमेना को डिफ्यूजन कहते हैं। और 2 या 3 या 4 जो भी गैसेस अगर एक कंटेनर में डाल दिए जाए, वो अपने आप में जो इंटरमिक्स हो जाते हैं, स्वतः मिल जाते हैं। और क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो कोलिजन होते रहता है मॉलिक्यूल्स का, रैंडम मोशन होते रहता है, इस वजह से इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन और एफ्यूजन में प्रथम दृष्टि में क्या अंतर है? आपको ये बात समझ में आई? ठीक है। अब एक साइंटिस्ट महोदय एक है जिन्होंने इससे रिलेटेड एक लॉ दिया। उनका नाम है ग्राहम। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन की बात करने जा रहे हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन, ठीक है। ये कहता है, ये लॉ कहता है कि जब प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
the rate of diffusion or effusion is inversely proportional to square root of its density. यही है एल। जब प्रेशर को और टेम्परेचर को क्या किया जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो उस समय जो डिफ्यूजन या एफ्यूजन का जो रेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो अगर इसको मैथमेटिकली लिखा जाए इसी बात को, तो हमें लिखना चाहिए ऐसे, R is inversely proportional to क्या? रो 1/√रो। रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। यही ना? ठीक बात है, अच्छी बात है। तो इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर हम दो गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू 1/√ρ1 और R2 इज इक्वल टू 1/√ρ2। पक्का? तो इससे एक और बात लिख सकते हैं हम लोग, क्या? R1/R2 इज इक्वल टू √ρ2/ρ1। अगर दो गैस की बात कर रहे हैं हम, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन जो है R1/R2 विल बी इक्वल टू उल्टा स्क्वायर रूट ऑफ ρ2/ρ1। R1/R2 यहां डालो, यहां डालो, R1/R2 इज इक्वल टू √ डेंसिटी बाद वाले का अपॉन पहले। ठीक है? अब एक बात बताओ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जानते हैं हम लोग? जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छी बात। और अगर हम पीवी बराबर, ये ऐसे करते हैं इसको, प्रेशर बराबर N/V इंटू RT लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक काम करें, हम ऊपर और नीचे M से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? ऊपर और नीचे M से। ये N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। और ये क्या है? मोलर मास। तो मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करें तो वेट मास। अरे भैया क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास बराबर क्या? वेट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गैस का, P बराबर W अपॉन V RT/M। ठीक है? अच्छी बात है। प्रेशर बराबर मास बटा वॉल्यूम या वेट बटा वॉल्यूम डेंसिटी। तो हम लिख सकते हैं ρ/RT/M।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो बराबर हो गया आपका प्रधानमंत्री जी की आरती, आरती आरती करते करते रोने लगे, रो बराबर पीएम अपॉन आरती। ये याद, इमोशनल हो गया आरती उतारते उतारते। पीएम, अरे आरती आरटी पीएम अपॉन आरटी बराबर रो, प्रेशर इंटू मोलर मास अपॉन आर इंटू टी इज इक्वल टू रो। तुम पढ़ रहे हो ग्राहम्स लॉ, उसमें कुछ चीजें कांस्टेंट रखी गई हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। तो अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो रो विल बी प्रोपोर्शनल टू एम। आया ना? ये हम कहना चाहेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, रो इज प्रोपोर्शनल टू एम। अरे बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये जो इक्वेशन था R1/R2, क्यों ना इसको हम ऐसे लिख लें भाई? क्या सर बताइए? R1/R2 बराबर ρ2/ρ1, और अभी हम बोल रहे हैं कि डेंसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? मोलर मास। तो वो जो दो गैस हैं उसका M2/M1। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस का जो रेशियो है विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर विल बी इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो मैंने R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ρ2/ρ1 इज इक्वल टू अंडर रूट, पक्का? क्या बेटा? ये हाँ हाँ ठीक है, ठीक बोल रहा है। R1/R2 इसको ऐसे कर लो ना, के कट गया है, ठीक बोल रहा है बच्चा, ऐसे कर लो इसको, ठीक है, सही बोल रहा है वो। इसको ये लिखना भूल गए हैं, चलो ये अब ठीक है। के अब ठीक है, के क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत? क्या पढ़ाए हम, पढ़ाए क्या अभी तक? डिफ्यूजन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस ड्यू टू कॉलिजन एंड रैंडम मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। एफ्यूजन क्या होता है? एस्केपिंग और लीकिंग ऑफ गैस थ्रू अ वेरी स्मॉल होल और ऑरिफिस फ्रॉम ए कंटेनर, इसको बोलते हैं हम लोग एफ्यूजन। बहुत अच्छी बात। डिफ्यूजन और एफ्यूजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन। ये ग्राहम्स लॉ कहता है क्या है? पहले कंडीशन ये डाल रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, देन रेट ऑफ डिफ्यूजन और effusion will be inversely proportional to square root of their density. R is inversely proportional to 1 by under root rho
तो R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ρ2 बाई ρ1, पक्का। R1 बाई R2 बराबर अंडर रूट ρ2 बाई ρ1। अब PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर बराबर N बाई V इंटू RT, दोनों ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से, तो N इंटू M क्या हो गया, वेट। तो यानी कि प्रेशर बराबर वेट बटा वॉल्यूम, और उधर RT बाई M, वेट बटा वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी। तो प्रेशर बराबर रो बटा, हाँ, रो इंटू RT बाई M, M को उधर लेके चले गए, RT को नीचे लेके आ गए, PM ऊपर में, उनकी आरती उतार दो, हाँ, और रोने लगो, इमोशनल हो गए, क्या सुधांशु, हाँ, हमको भी रोना आ गया है? चलो शुरू करें। तो यहां तक तो बात पहुंच गई। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहां पर हैं R1 बाई R2 इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M, यहां से आगे बढ़। अच्छा, रेट क्या होता है जी, रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो गैस डिफ्यूज हो रहा है, तो गैस डिफ्यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है। भाई गैस क्या ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है। तो क्या मैं इस वर्ड को रेट ऑफ डिफ्यूजन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन, जो टाइम लगा उसमें कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ, यही ना रेट है। दैट इज R बराबर V बाई T। कोई दिक्कत, T ये वाला लिखो ना। तो हम कह सकते हैं इसको V1 बाई T1 अपॉन V2 बाई T2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। दिस इंप्लाइज V1 इंटू T2 अपॉन V2 इंटू T1 बराबर अंडर रूट M2 बाई M1। अभी तक ठीक है, कंफ्यूज हो रहा है। टाइम को अगर हम सेम रख लें, टाइम तो अपने हाथ में है, अपने हाथ में टाइम कभी नहीं होता है, टाइम तो चलता रहता है, लेकिन हाँ, कंपेयर कर रहे हैं दो गैसेस का, तो इसके लिए भी उतना ही स्पेन टाइम का लें, उसके लिए भी उतना ही स्पेन लें, ये तो कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, इफ T1 बराबर T2, तो T1 T2 कट जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा V1 बटा V2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बटा M1। सब रिजल्ट्स पर नजर रखना है भाई, क्वेश्चन में यूज होगा। माने वॉल्यूम जो डिफ्यूज हो रहा है, वॉल्यूम एक का अपॉन वॉल्यूम दूसरे का विल बी इक्वल टू अंडर रूट। पहले हम रेट से बात कर रहे थे, दो अगर एक्सप्रेशन देखें,
रेट और डेंसिटी, फिर उससे हम आ गए रेट और मोलर मास। रिलेशन को पकड़ो, डेरिवेशन में सब कुछ ठीक है, समझ गए, बना लिए, पर हमें वो रिलेशन जाना, रेट का किसके साथ, डेंसिटी के साथ, फिर रेट का मोलर मास, रेट से टर्नओवर किधर चले गए हम लोग, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मोलर मास से देख रहे हैं, ठीक। तो अगर हम ये देख रहे हैं वॉल्यूम, आप बोल रहे हो सर पीवी बराबर एन, बोल रहे हो ना सर, ठीक। पी और टी क्या है, तो वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू एन मोल्स। तो इस एक्सप्रेशन को हम मोल्स के टर्म में लेके चले जाएं, हाँ या ना, तो मैं लिखने वाला हूं क्या, n1 डैश अपॉन n2 डैश इज इक्वल टू m2 बटा n1 डैश। n1 क्यों नहीं, n1 डैश क्यों लिख रहे हैं, देखो समझना, एक है उस गैस के मोल्स कितने हैं कंटेनर में, वो भी मोल्स ही है ना जी, और हम उस मोल्स की बात नहीं कर रहे हैं जो है, हम डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, वो मोल्स जो मिक्स हो रहा है या वो मोल्स जो लीक कर रहा है, दोनों अलग अलग होगा कि नहीं होगा, अरे एक क्या मोल है उसमें, हमको उससे लेना देना नहीं है अभी। रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो रेट किसकी बात कर रहा है, जो है उसकी बात कर रहा है, कि जो गैस लीक कर रहा है उसकी बात कर रहा है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन में हम उस मोल्स की बात कर रहे हैं जो डिफ्यूज हो रहा है या फ्यूज हो रहा है, तो हम डैश उसके लिए यूज कर रहे हैं जो डिफ्यूज हो रहा है या फ्यूज हो रहा है, हम वो मोल्स जो उसके अंदर है उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। भाई क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, कितने बच्चे यहां से बाहर निकल रहे हैं, वो एक संख्या अलग हो गया ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, ये इसलिए डैश यूज हुआ है, यानी कि यहां पर हम बात करना चाहेंगे n1 डैश क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, हाँ ये वन छोड़ देते हैं, वन अपने तुम खुद समझो। एन डैश का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एफ्यूज्ड या डिफ्यूज्ड, वो दोनों अपना देख लेगा किसके लिए बात करें, क्या बोलो, ठीक है गलत, सही है ना, ठीक है। तो अब एक चीज और करते हैं, क्या सर, चलो ठीक है, मोल्स बराबर वेट बटा मोलर मास, तो हम इसको लिख सकते हैं W1 डैश अपॉन M1 डैश। अब क्या बात कर रहे हैं, कितना ग्राम गैस डिफ्यूज हुआ, रेट में तो उसी की बात करते हैं ना यार, कितना ग्राम है उससे क्या लेना देना है, रेट का मतलब जो निकल रहा है उसकी बात कर रहे हो ना, तो W1 डैश बटा M1 डैश इंटू M2 डैश, नहीं डैश M2 डैश क्यों यूज कर रहे हैं, हाँ गैस तो वही है ना जी, अब हाँ M2 अपॉन W2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, M2 बटा, पक्का, अच्छी बात है, हम इसको ऐसा लिख देते हैं W1 डैश अपॉन W2 डैश इंटू M2 बटा M1 बराबर M2 बटा M1, ऐसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लिख सकते हैं इसको W1 डैश अपॉन W2 डैश बराबर M1 बटा M2।
दिक्कत है? समझ में आ गया? नहीं आया? वंस मोर, ठीक, चलो वंस मोर तो यहीं से वंस मोर। वंस मोर यहीं से W1 डैश अपॉन W2 डैश, ठीक है, इंटू M2 बाई M1 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर M2 बाई M1 इंटू रूट अंडर M2 बाई M1 बराबर रूट अंडर M2 बाई M1। नहीं लिख सकते हैं? अब ये और ये गया, अब ये इधर जाएगा तो M1 ऊपर में चल जाएगा जी। अब ये बच्चा अगर कंफ्यूज में रहता है तो उसको कभी समझ में नहीं आता है, चल रहा था M2 ऊपर में, ये एक्सप्रेशन में आ गया। वेट देखिए, अगर हम बात करते हैं मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, तो वो उसका जो रेशियो होता है N1 डैश अपॉन N2 डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट M2 बटा M1। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेट ऑफ गैस डिफ्यूज्ड तो विल बी इक्वल टू अंडर रूट M1 अपॉन M2। ये रिलेशन और ये वाला रिलेशन तो चलो फिर से बताओ शुरू से, अब तो सब मिक्सअप हो गया सर। डिफ्यूजन, spontaneous intermixing of gases due to collision and random motion, पक्का of particle. Diffusion, escaping or leaking of a gas due to a small hole from a small hole or orifice from a container, पक्का। Graham's law of diffusion or effusion ये बात करता है at constant temperature and at constant pressure rate of diffusion or effusion is inversely proportional to square root of density. R is inversely proportional to, इनवर्सली बोल देगा तो 1 अपन थोड़े बोलेगा, R प्रोपोर्शनल टू अगर बोल रहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ रो, यही ना। R1 बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट रो2 बाई रो1। फिर क्या किए, रो का एक रिलेशन निकाले, वो निकाले कैसे, तो PV इज इक्वल टू NRT। ये रिलेशन तो तुम लोग यार मोल में भी आया होगा, ये RT वाला नहीं आया, नहीं आया है, डेंसिटी आया होगा। प्रधानमंत्री जी की आरती निकालने वाला नहीं आया, वो कुछ लोग के लिए आया है, कुछ लोग के लिए नहीं आया है। अच्छा ठीक है, अभी आ गया है। हाँ हाँ सुनो, हाँ PV इक्वल टू NRT, तो प्रेशर बराबर N बटा V RT, ठीक है, N बटा V और ऊपर में RT। अच्छा N इंटू M, अब V इंटू M कर दिया, तो N इंटू M क्या हो गया, वेट, और वेट बटा वॉल्यूम, डेंसिटी हो गया। तो P इज इक्वल टू रो बाई V ऊपर में RT, तो PV उधर हो गया अपॉन RT इज इक्वल टू रो, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो, और प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रख दे तो रो विल बी प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। यही ना पढ़ाया था, खा गया क्या जी, ये तो बोले एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ये जो था PM बाई RT जो आया था, तो आपका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, R कांस्टेंट है, तो रो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मोलर मास। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट रो2 बाई रो1 था, अब हो गया इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। रेट ऑफ डिफ्यूजन दो का जो रेशियो है विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ देयर मोलर मास इनवर्स, ठीक है, M2 बाई M1। अच्छा अब उसके बाद क्या किए,
अब हमारा जो है R1 बाई R2 को लेके हम लोग चले गए कहां, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड। भाई रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। तो R1 बाई R2 को हमने कर दिया V1 बाई T1 अपॉन V2 बाई T2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। पक्का, ठीक है ना। तो V1 बाई T1 V2 नीचे में ऊपर बाई T2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। हाँ, दोनों का टाइम जो है हमने हाँ सेम ले लिया, सेम स्पैन ऑफ टाइम। ये तो आप ले सकते हैं ना कि इतने देर में ये वाला गैस का क्या हुआ और ये वाला गैस का क्या हुआ, 10 मिनट में ये गैस का क्या हुआ, उस गैस का क्या, वो तो ले सकते हैं। तो अगर हम T1 और T2 को हम सेम लेंगे तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M। अब PV इज इक्वल टू nRT। तुम बोल रहे हो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो गया, n। तो ये V को हम रिप्लेस कर देते हैं n से, तो N1 बाई N2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। ठीक है ना। अब वो N1 बाई N2 नहीं है, बेसिकली N1 डैश। ये डैश वाली कहानी क्लियर है सबको, N1 डैश अपॉन N2 डैश इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। अब N1 डैश को हमने कर दिया अपॉन M1 और N2 डैश को कर दिया इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। W1 डैश बाई W2 डैश इंटू M2 बाई M1 इज इक्वल टू M2 बाई M1। अब यार ये W1 डैश अपॉन W2 डैश इज इक्वल टू अंडर रूट M1 बाई M2, ये कैसे आ गया, क्योंकि ये करेंगे तो इधर इधर अगर देखेंगे तो यहां बचा ना, और ये पलट गया जा करके, तो M1 अपॉन M2 हो गया। यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें, वेट ऑफ फर्स्ट गैस वेट डिफ्यूज्ड weight of second gas diffused molecular weight of first upon molecular weight of second। यही है, ये रिलेशन ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छी बात। अब एक बात बताओ यार, चलो ये है कंटेनर, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन एक बार फिर से लेते हैं, V1 बाई V2 इजकल टू अंडर रूट आलू प्याज प्याज आलू V1 बाई V2 इजकल टू ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, इधर से एक गैस है जो इस कंटेनर में एंटर कर रहा है, एक गैस एंटर कर रहा है, और इधर से एक गैस है जो इस कंटेनर में एंटर कर रहा है, ठीक है। ये कंटेनर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया इसका ए है, ठीक है। क्या आपको पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आता है, आता है कि नहीं आता। तुम कह रहे हो एक गैस का जो वॉल्यूम होगा अपॉन दूसरे गैस का वॉल्यूम इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1, ठीक बात है। तो यार ये गैस यहां से एंटर कर रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, मान लो टी टाइम में अगर ये यहां पहुंचता है L1 लेंथ, और दूसरा गैस यहां से एंटर कर रहा है
और L2 लेंथ। भाई इधर से गैस निकला, इधर से गैस निकला, इधर से गैस दौड़ रहा है, उधर से गैस दौड़ रहा है, जैसे आदमी दौड़ता है। आफ्टर सर्टेन टाइम ये दो आदमी मिल गए। कहां पर क्रॉस कर रहे हैं, कहां मिल रहे हैं? जिस समय ये गैस और ये गैस एक दूसरे को क्रॉस करेगा उसी समय ना इंटरमिक्स करेगा। बोलो हाँ या ना? वो समय टी सेम होगा ना दोनों के लिए। दोनों को एक टाइम में हमने यहां से छोड़ा है, तो जाके मिलेगा तो वो अकेले मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, उससे मिलेगा। तो टाइम क्या होगा? सेम। तो टाइम सेम होगा तो ये एक्सप्रेशन तो हम यूज कर ही सकते हैं। और V1 के लिए तुम क्या लिख सकते हो? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो क्या हमने लिख सकते हैं? A इंटू L1 अपॉन A इंटू L2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। ए दोनों का, तो हम कह सकते हैं L1 बटा L2 इक्वल टू अंडर रूट M2 बटा M1। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब क्या है? जरा महसूस करो तो जरा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेंथ, ये जो लेंथ है L1 बाई L2 इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1, तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी का मोलर मास ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो जो लेंथ कवर करेगा कम कवर करेगा। माने नहीं समझ में आया इसका 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 अभिप्राय क्या? सर जिसका मोलर मास ज्यादा है वो इफ्यूजन या डिफ्यूजन का उसका रेट जो होगा वो कम होगा। भारी गैस का मूवमेंट कम होगा। भारी गैस जो ट्रेवल करेगा वो कम करे। L1 बाई L2 ऐसे हम निकाल सकते हैं एक कंटेनर कि भाई कोई क्वेश्चन दिया हुआ, एक गैस इधर से जा रहा है, दूसरा गैस उधर से जा रहा है, कितने दूरी पर वो जाकर के मिल जाएगा। तो वो एक्सप्रेशन दे रहा है L1 बाई L2 इक्वल टू अंडर रूट। नाउ व्हाट इज दिस L1? L1 है क्या? लेंथ ऑफ द गैस ट्रेवल्ड है एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग। और ये L2 क्या है? लेंथ ऑफ द गैस traveled at the time of mixing। ठीक है? तो भाई जितना रिलेशन हम लोग पढ़े अभी तक उन सबको एक बार समराइज करेंगे। समरी रिलेशन, क्योंकि हम सवाल तो उसी पे बनाएंगे ना। बताओ, पहला चीज, पहला हम लोग पढ़े R1 बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट रो2 बाई रो1, और यही पढ़ लेते हैं अंडर रूट M2 बाई M1। एक तो ये रिलेशन आया। दूसरा बताओ, V1 बाई V2 इज इक्वल टू अंडर रूट क्या M2 आया था पक्का? और बोलो। W1 डैश बाई W2 डैश इज इक्वल टू अंडर रूट M1 बाई M2।
हाँ अब बोलो, n1 डैश अपॉन n2 डैश अंडर रूट m2 बाई m1। और बोलो, L1 बाई L2 इज इक्वल टू क्या? पक्का सवाल करेंगे? रेडी है? ठीक बात। क्या बोल रहे हैं? पहले सर करेंगे। तुम्हारे सामने तो सब बता दिए, तो तुम अब करेगा कि हम करेंगे? अब तो तुम ही करेगा। तब तक फटाफट देख लो बेटा, याद कर लो, ये कॉपी पे भी लिखा हुआ है। हाँ हाँ, स्लाइड यही रखे हैं, तो लिखेंगे कैसे? तुम्हारा दोस्त कहाँ रह रहा है सुधांशु? रट जाओ फॉर्मूला फटाफट। रुक जा बेटा, तो तब तक रिलेशन अपना कॉपी पे लिख के रखो। लिखो एक क्वेश्चन। टू गैसेस having the same volume diffused through a porous partition, diffused through a porous partition, लिखा, in 20 and 10 second, in 20 and 10 second partition
20 and 10 सेकेंड रेस्पेक्टिवली लिखा। द मोलिकुलर मास ऑफ ए इज 49U. Molecular mass of A is 49U. Molecular mass of B will be फोर्टी नाइन। नहीं आया समझ में? क्या है इस क्वेश्चन में? कौन सा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन? दो नंबर वाला कैसे? इसमें तो टाइम कहीं नजर नहीं आ रहा है। हाँ याद आ रहा है सर, V1 बाई T1 इंटू V2 बाई T2 था, इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1 था कि नहीं? अब क्या है तुम्हारा इसमें, हम लोग जो इक्वेशन लिए थे, हम लोग जो समझे थे, उसमें टाइम को सेम कर रहे थे। इसमें टाइम को इसने सेम नहीं किया है, वॉल्यूम को सेम किया है। जब वॉल्यूम को सेम किया है, इफ V1 बराबर V2, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो गया आपका हाँ T2 बटा V2। हाँ, तो V1 और V2 सेम हो गया, तो ये T2 बटा T1 बराबर अंडर रूट M2 बाई M1। T2 कितना दिया हुआ है बताओ? तो ये हो गया T2 10 है, T1 M2 बटा M1। तो ये हो गया, स्क्वायर करेंगे तो इसका हो गया जाएगा क्या? 1/4 बराबर M2 बाई M1, यही ना? हाँ, M2 बाई M1 स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा ना। और M1 कितना है? तो 49 अगर M1 ले लेंगे तो M2 कितना हो जाएगा? 49/4। इफ M1 इज इक्वल टू 49, then M2 will be 49/4, that is 12.25। आया?
कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? पेन भी पकड़ में नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, अच्छे से सुनना, क्वेश्चन सीखना जरूरी है। सबसे पहले कह रहा है एक क्लोज्ड रिजिड वेसल है, चलो ठीक है, एक क्लोज्ड रिजिड वेसल, क्लोज्ड रिजिड वेसल, ठीक। अच्छा, जब क्लोज्ड रिजिड वेसल है ये, तो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा कि नहीं? हाँ, क्लोज्ड रिजिड वेसल का वॉल्यूम, तो यानी कि पहली बात तो हमको ये समझ में आ रहा है कि सवाल में वॉल्यूम हमारा ठीक बात है। और दूसरा कह रहा है कि if 1 mole of gas is C at the same temperature, ये कहानी जो चल रही है उसमें टेम्परेचर को भी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हमारा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो हो जाएगा, उससे आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V और T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट होता ही है। पहले बोलो हाँ या ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि P1 बटा P2 बराबर N1 बटा N2, पहले का प्रेशर अपन बाद का प्रेशर बराबर पहले के मोल्स अपन बाद के मोल्स, हाँ या ना? सर शुरू में मोल्स था 3 मोल ए का और 2 मोल बी का, शुरू में 5 मोल था, 1 मोल और जोड़ दिया गया, तब बाद में हो गया 6 मोल। तो इसका मतलब हो गया कि सर N1 बराबर 5 मोल, N2 बराबर 6 मोल। शुरू में प्रेशर था P1 10 ATM, तो बाद का प्रेशर P2 12 ATM। क्या था सवाल में यार? मूर्ख बना रहा था सवाल तुमको, अभी भी नहीं समझ में आया? आप बताओ ना क्या इसमें क्या करना क्या था? सर हमको इंग्लिश नहीं समझ में आता है। एक क्लोज्ड रिजिड वेसल है, तो क्लोज्ड रिजिड वेसल में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा, 3 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल ऑफ बी आर प्रेजेंट एट ए प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे 3 मोल और प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर, यानी कि P1 बराबर 10 एटमॉस्फेयर और N1 बराबर 3 2 5। 1 मोल गैस सी का लिया और बढ़ाया एट द सेम टेम्परेचर, लो ये भी कह, प्रेशर सॉरी वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, साफ साफ दिख रहा है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो P1 बाई P2 बराबर N1 बाई N2। शुरू में प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर, बाद का प्रेशर निकालने को बोला है, शुरू में मोल्स 5, बाद में मोल्स 6, तो P2 आ गया 12 एटमॉस्फेयर। ओरली होने वाला सवाल है, उतना ही ओरली होने वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 भी है, आप उसको थोड़ा सा देख लो अच्छे से। बोलो बोलो, पढ़ाइए सर। अरे बहु रहा सब, हम पूछ रहे हैं सवाल तो बोल रहा है कि पढ़ाइए। हाँ, तुम बताएगा तब ना बनाएंगे। हाँ, 2 एटमॉस्फेयर कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसा है, घर में 3 आदमी रह रहा है, 4 आदमी रह रहा है, मतलब 4 आदमी घर में है, ठीक है। 4 आदमी मिलकर के कमा रहा है 10,000 रुपया,
ठीक है, एक आदमी बाहर से आया, वो 3,000 रुपया लेके आया, तो अब हो गया टोटल। तो घर में जो आदमी रह रहा था वो पहले के अनुपात में कितना ज्यादा कमाया? क्या बोल रहा है? एक बार फिर से सवाल बोलते हैं, सुनो सुनो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 लोग मिल करके 10,000 रुपया कमा रहे थे। है? 10 है? अरे एक दिन का बोल रहे हैं यार, ऐसे मान लो ना, इसमें हम टाइम थोड़े बता दिए। तुमको अगर कम लग रहा है तो एक दिन का ले लो, और बहुत कम लग रहा है तो 1 घंटे का ले लो भाई। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, उसमें सवाल रह जाए। तो 10,000 रुपया कमा रहे। अब बाहर से हनुमान जी आए, 3,000 रुपया कमा रहे हैं, 3,000 रुपया लेके आए। तो लक्ष्मण जी पहले जो कमा रहे थे और अब जो कमा रहे हैं उसमें कितना वृद्धि हो गया? माने तुम लोग गधा है जी क्या जी? अरे लक्ष्मण जी जो कमा रहे थे वही ना कमा रहे हैं, लेके आए हनुमान जी, तो लक्ष्मण जी कहां से बढ़ गया उनका? तू ला रहा है गैस सी। अरे क्या, इफ 1 मोल गैस सी इज एडेड, कौन सा मोल? किसका मोल? ए का, बी का, किसका बढ़ रहा है? तो सी का मोल्स अगर बढ़ रहा है, ए का मोल्स कितना है? सेम है। ए का मोल सेम है, तो ए का पार्शियल प्रेशर कैसे चेंज होगा? ये 2 एटमॉस्फेयर जो बढ़ा है वो सी की वजह से ना बढ़ा है जी। आप खुद से सोचो ना, कि खुद से सोचो, सेलिब्रेट करो कि दिमाग है कि दिमागा है तुम लोग का यार। ए बी 2 लोग थे वहां, उसमें सी को डाले, ए का प्रेशर कितना बढ़ गया? अरे भैया ए का काहे बढ़ेगा यार? सी का बढ़ेगा। ऐसे भी एक बात बताओ, पार्शियल प्रेशर बराबर, 2 तरीके से समझो, दोनों तरीके से एकदम तुमको और क्लियर दिखेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस is the pressure exerted by the gas when it is taken alone in the container. कंटेनर वही है, जितना लिए थे उसका मोल्स उतना ही ले रहे हो। ये बदल दिए क्या? कंटेनर वही है क्या? तो उसका पार्शियल प्रेशर जब मोल्स नहीं बदला उसका, तो प्रेशर कैसे बदलेगा? तो तुम बोलोगे टोटल प्रेशर तो बदला है सर, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। बाबू समझो, देखो टोटल प्रेशर इसलिए बदल रहा है क्योंकि मोल फ्रैक्शन बदल रहा है। मोल फ्रैक्शन कैसे बदल रहा है? पहले था 3/5, अब है 3/6। पार्शियल प्रेशर देखो, पार्शियल प्रेशर ये कांस्टेंट रह जाएगा, 3/5 गुने टोटल प्रेशर 10, 3/6 गुने टोटल प्रेशर 12, 6 दूना 6, 6 पहले भी 6 अभी भी 6। प्रेशर की अगर बात करें, पार्शियल प्रेशर ए का कितना? 6, पहले भी अभी भी 6। तो चेंज इन पार्शियल प्रेशर कितना है? 0। इस तरह से नहीं समझ, कंफ्यूज हो गया क्या? आपको 2-3 तरीके से मैं समझाया, आया कि नहीं आया? देखो पार्शियल प्रेशर सेम रह रहा है, तो पूछोगे टोटल प्रेशर क्यों बदल रहा है? टोटल प्रेशर तो बदल गया, पहले कितना था? 10, अब हो गया 12, क्योंकि मोल फ्रैक्शन बदल गया। मोल फ्रैक्शन क्यों बदला? क्योंकि मोल फ्रैक्शन में मोल्स ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करें, मोल्स ऑफ ए बटा टोटल मोल्स। अब ए का मोल्स तो सेम है, लेकिन टोटल मोल्स तो चेंज हो गया है ना, 3/5 की जगह 3/6 हो गया, तो टोटल प्रेशर उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। पर चूंकि ए के मोल्स में बदलाव नहीं आया, तो ए का पार्शियल प्रेशर में भी बदलाव नहीं आया। और बताओ, देखो कैसे हो गया 12 में। 3 के अकॉर्डिंग शुरू में जो है 3 मोल के अकॉर्डिंग 6 मोल प्रेशर, 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर आया। ए बी का 2 मोल था, 2 मोल के अकॉर्डिंग 4 मोल आया, तो 6 और 4, शुरू में 10 था,
80 तुम लिए 1 मोल, तो उसके अकॉर्डिंग उसका दुगना कर दो तो 2 मोल बढ़, सॉरी 2 एटमॉस्फेयर बढ़ गया, तो 10 और 2, 3 के अकॉर्डिंग उसका 6, 2 के अकॉर्डिंग उसका 4, 6 4 10 था, 1 मोल और ला दिए तो 2 बढ़, तो बढ़ा किसका? ए में क्या चेंज आया? चेंज इन पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू 0। तो अब बताओ यहां पर तुमको 2-3 पॉइंट क्या क्या बताए। एक तुमको ये बताए कि चूंकि टोटल अगर हमारा टोटल प्रेशर चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारा ये देखना पड़ेगा कि वो जो सब्सटेंस लिया है, गैस लिया है, उसके मोल्स नहीं बदले हैं। तो टोटल प्रेशर अगर चेंज हुआ है तो उसका पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा, बल्कि मोल फ्रैक्शन चेंज होगा। मेरा ख्याल है आ गया होगा। तो क्या लिखूं सेकंड में? क्या? डेल्टा पी ए इज इक्वल टू, है? चलो हाँ, भाई बताओ, तुम बताओ कितना होगा जी पार्शियल प्रेशर बी का? वही होगा। पार्शियल प्रेशर बी में भी चेंज नहीं आया, पार्शियल प्रेशर किस में चेंज आया? और सी में क्यों चेंज आया? क्योंकि पहले सी नहीं था, अब सी हो गया। तो पहले टोटल प्रेशर बराबर क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, इसलिए टोटल प्रेशर बढ़ गया। देखो एक बात बताओ, जो इसमें गैस भरे हो, वो गैस और भरे जा रहे हो क्या? बैलून इज फिल्ड टू इतना ऑफ इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम, माने एन क्या है? कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? अरे बैलून में जो गैस भर दिए सो भर दिए ना, बैलून फट क्यों रहा है? तापमान बढ़ा रहे हैं। तो तापमान बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। अरे बैलून फूलता चला जाता है, फूलता चला जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ता है तो एक लेवल के बाद फट जाता है। तो यार तापमान बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बदल रहा है, सॉरी वॉल्यूम चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि प्रेशर को सेम रखना है। अरे तापमान बढ़ाते हैं, गर्म करते हैं, गर्म माने अगर उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो बैलून क्यों फूलता है? क्योंकि जितना प्रेशर पहले था उतना ही प्रेशर रखना है। यानी कि सिंपल सी बात है कि तुम्हारा 2 चीज कांस्टेंट रहना है, पी एंड एंड कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहा और प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो पी और एन कांस्टेंट हो गया। तो तुम देखो यही चीज तुमको पकड़ना पड़ेगा। पी भी बराबर, सॉरी पी भी बराबर एनआरटी। तुम कह रहे हो पी कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट? एन, सॉरी एन कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो V1 बाई V2 बराबर T1 बाई T2। एक बैलून को भरे कितना? 8/9 ऑफ इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम। चलो V मैक्स कह रहा है, मान लेते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम क्या मान लेते हैं? V मैक्स। और शुरू में क्या वॉल्यूम है? V1। पढ़ कह रहा ना 8/9 ऑफ इट्स V मैक्स, चलेगा? बराबर नीचे लिखूंगा अभी, बराबर T1 क्या है शुरू में? मतलब केल्विन में काम करोगे ना, 280। कह रहा है किस टेम्परेचर पर ये फटेगा? चलो T2। अच्छा तो किस जब टेम्परेचर पर फटेगा तो उस समय उसकी वॉल्यूम क्या होगी? V मैक्स। अरे भैया
किस वॉल्यूम पर जाके फट जाएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम पर जाके फट जाएगा, तो वी मैक्स, तो यानी कि T2 बराबर क्या हो, 280 गुने क्या, 9/8। अब पहले तुम ये देखो ना कि तुम क्यों नहीं बना, तुमसे सवाल है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये कुमुद सर का प्रैक्टिस सेशन नहीं है, थ्योरी पढ़ाइए, प्रॉब्लम बनाइए, और हम लोग क्या करें। तुम लोग में से कुछ बच्चे ऑर्गेनिक में क्यों नहीं आ रहे हो जी, कौन कौन नहीं आ रहा और नहीं समझ में आ रहा ऑर्गेनिक, ईमानदारी से बताओ, आ रहे हैं आप। हम डांटने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम सजेशन देने के लिए पूछ रहे हैं। मतलब जिन बच्चे, अगर कोई ऐसा रीजन है तो उसका हम उपाय बताएंगे, इसलिए पूछ रहे हैं। उपाय ये है, ऑर्गेनिक अगर क्लास कम समझ में आ रहा है क्योंकि कुछ क्लास छूट गया, तो उसका एक उपाय है, उसको अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो आगे भूचाल मच जाएगा, पूरा तरह से छूट जाएगा ऑर्गेनिक। ऐप पे है, पढ़ लो, मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूं। फिजिकल और हर चीज में राहत है। अभी ये चैप्टर बदल जाएगा तो फिर दूसरा चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन गए कहीं और, ऑर्गेनिक में रेजोनेंस एरोमेटिसिटी कहीं नहीं जाने वाला है, एकदम उसके साथ बिल्कुल लापरवाही नहीं। अरे समझ में आया, पढ़ के आएंगे, चलो आज इतना ही रहने देते, पढ़ के आइएगा, अगले दिन हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ पढ़ेंगे, देखते हैं।